ओके, तो लास्ट क्लास में एटी की इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करा था। छोटी छोटी चीजें अपन ने पढ़ ली थी कि किसी एलिमेंट में पावर कितनी कंज्यूम होती है, V इंटू आई कंज्यूम होती है। गिवन क्या होती है, सेल कितनी पावर सप्लाई करता है, सेल I इंटू वी पावर सप्लाई करता है। अब रजिस्टर के लिए एक रिलेशन होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर फॉर रेजिस्टेंस की हम V को आई आर लिख सकते हैं। अगर ये मैं यूज करूं तो पावर इन रेजिस्टेंस, उसके लिए हमारे पास और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। मैं V को आई आर लिख दूंगा तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, या मैं I को लिख दूं V बाय आर तो V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। तो रजिस्टर के लिए इस तरह से भी अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं पावर का, या इंटू V इंटू आई तो लिख सकते हैं। फिर आपको बताया था हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है उसकी जो पावर रेटिंग होती है। आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घर में यूज करते हो देखना सबकी एक पावर रेटिंग होती है। सबकी पावर रेटिंग होती है, इसका मतलब वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो लिखा रहता है उसमें। जैसे आप टीवी वगैरह पे देखना तो, या बल्ब वगैरह जो होते हैं आजकल एलईडी बल्ब आते हैं उन पे लिखा रहता है 5 वॉट का एलईडी बल्ब आता है, 10 वॉट का, 19 वॉट्स का, 18 वॉट्स का, ऐसे अलग अलग 9 वॉट्स के, 7 वॉट्स के, ऐसे बहुत सारे एलईडी बल्ब की वॉटेज होती है। आप लेके आओगे तो लिखा रहेगा उसमें, वो बताता है कि वो एलईडी बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करने वाला है। हर इंस्ट्रूमेंट में पावर कंज्यूम लिखी रहती है, और वोल्टेज जिस पे वर्क करते हैं, नॉर्मली घरों में सब पैरेलल में ही चीजें होती है। तो वोल्टेज जो होता है अपने इंडियन हाउस होल्ड में वो 220 वोल्ट होता है। तो इंडियन हाउस होल्ड में वोल्टेज फिक्स होता है हर इक्विपमेंट के अक्रॉस जो लगने वाला है, और उसकी पावर उस पर लिखी रहती है। तो जो पावर लिखी है वो, और जो वोल्टेज लिखा है वो देखकर आप उस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे अभी बल्ब की बात ही कर रहा था मैं, तो चलो बल्ब की बात करते हैं। एक बल्ब पे उसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है हमेशा। पावर रेटिंग मान लीजिए उसकी P लिखी है। हर हाउस होल्ड में सारे बल्ब है ना पैरेलल में लगने वाले, और उन बल्ब्स पे वोल्टेज की रेटिंग भी लिखी रहती है। नॉर्मल जो भी वोल्टेज रेटिंग है वो अपन मान लेते हैं, चलो V वोल्टेज रेटिंग वो मान लेते हैं, चलो V है। ये दो चीजें बल्ब पे लिखी होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है वो नहीं लिखा रहता है। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। जैसे जो पावर रेटिंग होना चाहिए वो होना चाहिए V स्क्वायर बाय आर। तो आप बल्ब का रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, वो हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। इनफैक्ट बल्ब का क्या, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय पावर रेटिंग, एंड आपको ये समझना है कि घरों में सारी चीजें पैरेलल में होती है। तो वोल्टेज जनरली इंस्ट्रूमेंट्स पर या तो लिखा नहीं रहेगा, या सब पता है अपन को कि कॉमन रहने वाला है। ये बात समझ में आई? यस क्या सर। एक चीज समझ में आई अभी तक? यस सर। चलो, अब वैसे तो बल्ब सारे लगाने चाहिए पैरेलल में, लेकिन आप लेके आए और आपकी इच्छा है आप कैसे लगाए। मान लो आपने सीरीज में लगा लिया तो क्या होगा ये समझते हैं अपन। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, हम अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। बल्ब समझ लो या अप्लायंसेस समझ लो कि सीरीज में लगा दिया अप्लायंसेस तो क्या होगा। मान लीजिए कि मेरे पास जो बल्ब थे, मैं दो बल्ब को सीरीज में लगा रहा हूं। ये इस तरह से मैंने बल्ब को ड्रॉ करा। दोनों बल्ब की जो पावर रेटिंग वो अलग अलग है। मान लीजिए पहले बल्ब की पावर रेटिंग P1 है, दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग P2 है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों की वोल्टेज रेटिंग V थी, है ना। हो सकता है क्वेश्चन में आपको अलग वोल्टेज रेटिंग भी दी जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज रेटिंग V, मैं मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज रेटिंग V। अब दोनों बल्ब को मैंने एक V वोल्ट के ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो उन बल्ब की वोल्टेज रेटिंग थी उससे ही मैंने कनेक्ट कर दिया। पहले बल्ब की पावर रेटिंग P1 है, वोल्टेज रेटिंग V है। इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर V वोल्ट लगाओगे तो ये P1 पावर कंज्यूम करेगा। दूसरे बल्ब की भी पावर रेटिंग P2 है, वोल्टेज रेटिंग V है। इसका मतलब इसे V वोल्ट लगाने से P पावर कंज्यूम करेगा। और मैंने क्या करा, दोनों को सीरीज में लगाया और कंबाइंड पोटेंशियल V लगाया। हर एक के अक्रॉस V नहीं लगाया, कंबाइंड पोटेंशियल V लगाया। तो क्या होने वाला है अब अपन ये समझते हैं। तो पहली चीज तो, क्या पहला बल्ब या दूसरा बल्ब P1 P2 पावर देंगे? जो पावर लिखी हुई है क्या वही पावर उनमें कंज्यूम होगी? पहली चीज तो मेरा आपसे क्वेश्चन है। नो सर। नहीं बोला आपने, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल भी नहीं है अब इस बार। हाँ, मतलब अब इसके ओनली इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल नहीं होगा, ओनली इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल नहीं होगा, कंबाइंड पोटेंशियल भी है। तो अकेले अकेला जब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ये होता है ना, तब पावर P1 P2 कंज्यूम होती है।
पर अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब अभी P1 और P2 पावर कंज्यूम नहीं होगी, कुछ और कंज्यूम होगी। तो और क्या कंज्यूम होगी वो सोचते हैं अपन। वो निकालने के लिए एक काम करते हैं, इनके रेजिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R2 है। तो R1 रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे अपन, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? रेजिस्टेंस R1 कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस, बताइए। V by square P1. upon V P1। square by P। हाँ, बिल्कुल सही है रिखा, अभी पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल सही। तो वो हो जाएगा V स्क्वायर बाय P1। इसी तरह से दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, उसको लिख सकते हो V स्क्वायर बाय P2। अच्छा, इनका रेजिस्टेंस बता दो, सर्किट का करंट लिख सकते हो आप। तो इस सर्किट में करंट क्या आ रहा होगा वो लिख सकते हो, है ना? Yes, sir. तो करंट क्या आ जाएगा? अच्छा, करंट भी मुझे जरूरत ही नहीं, रुको 2 मिनट रुको। और अच्छी चीज मुझे दिमाग में आ गई है। देखिए यहाँ का पोटेंशियल V है और दो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं। तो अकेले अकेले बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो क्या? इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा बता सकते हो क्या? भाई सीरीज में टोटल पोटेंशियल कैसे डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बताओ? So, directly proportional of the resistance. बिल्कुल सही। सीरीज में रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है, तो करंट सेम होता है तो IR ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसका मतलब कि R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप इज IR, I सेम, तो R के प्रोपोर्शनल। तो जो R का रेशियो R1 R2 वही पोटेंशियल का रेशियो होगा। तो पहले बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मान लो वो V1 है, उसको क्या लिखूंगा मैं, V को R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर दूं, तो V बाय R1 प्लस R2, V बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 करूंगा तो पहले बल्ब का पोटेंशियल मिल जाएगा, और इंटू R2 करूंगा तो सेकंड बल्ब का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये समझ में आया क्या? क्या चीज क्लियर? मैंने टोटल पोटेंशियल को R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, R1 R2 की वैल्यू जो है ऊपर से वो पुट कर सकता हूँ, तो मुझे अलग अलग बल्ब का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं दोनों में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो भी निकाल सकता हूँ। दोनों में जो पावर कंज्यूम हो रही है, पहले बल्ब में जो पावर कंज्यूम हो रही है मान लीजिए P1 डैश है, पहले बल्ब में जो पावर कंज्यूम हो रही है P1 डैश है, उसको कैसे निकाल सकते हैं अपन? उसको लिख सकते हैं उसका पोटेंशियल ड्रॉप का स्क्वायर बाय R1, V स्क्वायर बाय R1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो ये V का स्क्वायर करके बाय R1 करके भी निकाल सकता हूँ मैं, या I स्क्वायर R से भी कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है I स्क्वायर R मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, मैं I स्क्वायर R लिख रहा हूँ। I हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1। आप कैसे भी लिख सकते हो, मेरे ऐसी इच्छा हो गई लिखने की, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या लिखा है मैंने, समझ में आया? यस सर। क्या लिखा है बताइए? सर उसमें R1 नहीं लिखा आपने। R1 लिखा है ना यहाँ पे सर I के यस सर। ठीक है, P हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R1 और इधर भी I का स्क्वायर इंटू R2। चलो अब R1 R2 की सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो वो रखो, वो आप P1 P2 के टर्म में रख दो, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा क्या पावर कंज्यूम कर रहे हैं, बल्ब पावर क्या कंज्यूम कर रहे हो मिल जाएगा। पहली चीज तो वो मिल जाएगी। फिर टोटल पावर क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो पूछा हो किसी ने, टोटल पावर देखो, टोटल पावर क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये निकालता हूं मैं। भाई मिलकर क्या पावर कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल पावर, तो बोल दूंगा पहले बल्ब में जो पावर कंज्यूम करी प्लस दूसरे बल्ब में जो पावर कंज्यूम करी, ये लिखना चाहिए ना मुझे। किसी ने पूछा दोनों बल्ब ने पावर क्या कंज्यूम करी मिलकर, तो दोनों की पावर कंज्यूम को जोड़ दूंगा। ठीक है, जब मैं ऐड करूंगा इनको तो देखो ये I का स्क्वायर, ये I का स्क्वायर तो कॉमन है, कॉमन ले लूं, बोलो। यस सर। आप ऐड करके बताओ क्या आएगा, ऐड करो आप, ऐड करिए क्या आएगा बताइए। V square upon R1 plus R2. फिर से बोलो। So V square upon R1 plus R2. V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, बहुत बढ़िया। ये टोटल पावर कंज्यूम हो रही है।
चलो R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं। R1 की वैल्यू ये थी, R2 की वैल्यू ये थी, रखो वहां पे, क्या आएगा? R1 को क्या रखूंगा? v स्क्वायर बाय p1, R2 को रखूंगा v स्क्वायर बाय p2, तो v स्क्वायर सब कॉमन निकल कैंसिल हो रहा है, मेरे पास मिल रहा है p टोटल इक्वल टू 1 अपॉन p1 प्लस 1 अपॉन p2। मैं इधर इन्वर्स करके लिखूं, तो 1 अपॉन p टोटल वो आ रहा है 1 अपॉन p1 प्लस 1 अपॉन p2। दिखा आपको? दोनों रेजिस्टेंस मिलकर जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो ऐसे निकल रहा है जैसे कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर R1 R2 अपन R1 प्लस R2 निकालते ना, यहाँ भी वैसे ही बन जाएगा। तो पावर टोटल जो कंज्यूम हो रही है वो आ गए हमारे पास एक्सप्रेशन, टोटल कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ अगर मैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। टोटल पावर क्या कंज्यूम हो रही है दोनों बल्ब की मिलकर, वो निकाल दिया अपन ने। बताइए, ये समझ में आया? सर सीरीज में जो आपने ये यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट किया है वो बता दीजिए। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करा वो बता दूं। पोटेंशियल करंट सेम है, दो रेजिस्टर्स में करंट सेम है, तो पोटेंशियल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। वही करा है मैंने यस सर। ना। ये पहला टर्म क्या लिखा है? टोटल पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस का सम इनटू पहला रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहाँ पे इनका रेशियो निकालोगे तो R1 R2 आ रहा है, रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने पोटेंशियल को। यस सर। चलिए, टोटल पावर निकाली अपन ने, तो आ गया एक्सप्रेशन ये। इसका मतलब कि अब मेरे पास है ना एक फॉर्मूला जैसा आ गया है। अगर दो बल्ब है जिन पे पावर लिखी हुई थी, सेम पोटेंशियल पे लिखी हुई थी, और उसी पोटेंशियल को दोनों को सीरीज में लगा के जोड़ दिया, तो इंडिविजुअल पावर अगर लिखी है तो कंबाइंड पावर क्या कंज्यूम करेंगे वो निकाल दी मैंने। ठीक है, अब कोई पूछे कि पहले और दूसरे बल्ब ने अकेले अकेली पावर क्या कंज्यूम करी थी, तो वो निकाल रखी थी मैंने, पर इसमें मैंने आर की वैल्यू नहीं डाली है। अच्छा, इनका रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा? इनका रेशो लूंगा तो क्या आएगा? R1 अपॉन R2। R1 बाय R2, और R1 और R2 का रेशो पावर का इनवर्स रेशो होगा। दिख रहा है क्या? यस सर। है ना? इसका मतलब P1 डैश बाय P2 डैश वो आ जाएगा P2 बाय P1। सही है? अब देखो इनका रेशो लेके देखो तो R1 बाय R2 आया, और R1 बाय R2 की वैल्यू क्या आएगी? वो आ जाएगी P2 बाय P1। उल्टा है ना, R और P का इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि असल में जिस पे ज्यादा पावर लिखी थी वो पावर कम कंज्यूम करने वाला है, और जिस पे कम लिखी थी वो ज्यादा कंज्यूम करने वाला है। जो लिखी हुई पावर है उसका उल्टा रेशो आ रहा है अब जो कंज्यूम पावर का रेशो है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको इस एक्सप्रेशन का? पावर जो पहला बल्ब कंज्यूम कर रहा है वो उस पे लिखी हुई पावर का इनवर्स में है, पावर जो दूसरा बल्ब कंज्यूम करेगा वो उस पे लिखी हुई पावर के इनवर्स में है। मतलब जिस पे ज्यादा पावर लिखी है वो कम कंज्यूम करेगा, जिस पे कम लिखी है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, अगर मैं कंपेयर करूं इनकी पावर्स को। बोलो। सर पावर कंज्यूम तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर इनके बल्ब्स के ऊपर कौन सी पावर लिखी होती है सर? बल्ब पे ये बता था कि V वोल्ट अगर लगाते तो P1 पावर कंज्यूम होती। इस बल्ब को V1 पोटेंशियल से V पोटेंशियल से जोड़ते तो P1 पावर कंज्यूम होती। समझे? आपने V पोटेंशियल से जोड़ा क्या? आपने तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V लगाया, तो उसका कुछ पार्ट्स दोनों को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा ये लिखा था अपन। दोनों बल्ब को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो अलग मिल रहा है, जो लिखा हुआ वो नहीं दे रहे हो आप, कुछ और पोटेंशियल दे रहे हो, तो जो लिखी हुई पावर है वो थोड़ी कंज्यूम करेगा, कुछ और पावर कंज्यूम होगी यहाँ पे। समझे? आया क्लियर? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब हमने ये भी निकाल दिया कि इनकी पावर कंजम्पशन का रेशो क्या है। अच्छा, मैं इनका रेशो जानता हूँ पावर कंजम्पशन का, और टोटल पावर कंजम्पशन मुझे पता है, तो मैं इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन लिख भी सकता हूँ अब तो।
जब मुझे पावर्स का रेशियो पता है और उनका सम पता है तो इंडिविजुअल पावर भी लिख सकता हूँ। दो चीजों का रेशियो पता है, दो चीजों का सम पता है, तो ये तो 7th 8th क्लास में सिखाते हैं अपन को इतनी चीजें। तो अब मैं इंडिविजुअल पावर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्यों लिखूं, आपको आती है आप लिखो। बताइए पहले और दूसरे बल्ब में पावर कंज्यूम कितनी कितनी करिए। P1 डैश और P2 डैश की वैल्यू P1 P2 के टर्म में निकाल के बताओ। बोलो, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ P1 डैश? P1 P2 square upon P1 plus P2 का होल स्क्वायर। P1 P2 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यह आ जाएगा P1 अपॉन P1 प्लस P2, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 जो टोटल पावर थी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा P2 से और डिवाइड कर दूंगा P1 प्लस P2 से, तो जो आपने बोला बिल्कुल सही वही आ जाएगा। मैं पावर के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ टोटल पावर को, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा जो टोटल पावर थी डिवाइड बाय जिस रेशियो में डिवाइड करना है उसका सम, सेकंड बल्ब की पावर के लिए P1 से मल्टीप्लाई करना है तो P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सेकंड बल्ब की पावर, बिल्कुल सही। अब मैंने सब कुछ चीजें निकाल दी है ना। अब ये तो मैंने देखो वेरिएबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन लेके करा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर थोड़ी वेरिएबल के फॉर्म में, उसमें डाटा दे देंगे आपको। और मैंने तो एक चीजें मानी थी कि देखो दोनों बल्ब पे जो वोल्टेज की रेटिंग है सेम है और वही वोल्टेज जोड़ा है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिया जाए क्वेश्चन, मैक्सिमम ऐसे देते हैं पर जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिया जाए। तो हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से जैसे यहाँ अपन ने करा वैसे ही करना चाहिए, है ना। करंट निकाल, भाई रेजिस्टेंस निकालो, बल्ब का अपना अपना क्या है, उससे करंट निकाल दो, करंट से पावर आई स्क्वायर आर लिख लो, तो जो पूछा जाए टोटल पावर पूछा जाए, जो भी पूछा जाए निकालते जाना। ठीक है, चलिए। तो आपको याद इसमें क्या क्या रखनी चीजें, अब याद ये रखना है कि अगर बल्ब को पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाते है, सीरीज में जोड़ा है तो देखो जो टोटल पावर कंज्यूम है वो दोनों की लिखी हुई पावर से भी कम कंज्यूम होगी। जो वैल्यू P1 P2 अपन P1 प्लस P2 की आएगी, ये आपको याद करिए रेजिस्टेंस में मैंने बताया था, ये रेजिस्टेंस अगर R1 R2 अपन R1 प्लस R2 निकालते हैं तो ये R1 और R2 दोनों से छोटा रेजिस्टेंस आता है। उसी तरह से ये जो पावर है वो P1 और P2 दोनों से ही कम आएगी, समझे। मतलब अगर 60 वॉट का 60 वॉट का बल्ब है और दूसरा 100 वॉट का बल्ब है, 60 और 100 वॉट के बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया, इससे क्या होगा, मिलकर दोनों 60 से भी कम वॉट कंज्यूम करेंगे। जब 60 और 100 को जोड़ दिया सीरीज में तो जो मिलके पावर कंज्यूम होगी, जो उसमें छोटा नंबर है ना, उससे भी कम कंज्यूम होगी। ये बात समझ नहीं? यस सर। चलो आई होप सबको क्लियर है ये। दूसरी चीज, जिसपे 60 लिखा था वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा पावर, और जिसपे 100 लिखा था वो कम कंज्यूम कर रहा होगा, क्योंकि पावर जो कंजम्पशन है उनका रेशो पावर लिखी हुई का इनवर्स रेशो बनता है। ज्यादा पावर लिखी थी तो वो कम कंज्यूम कर रहा होगा, कम वाला ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, तो इनमें जो पावर आएगी वो 60 वॉट ज्यादा ले रहा होगा, तो सीरीज में ऐसा हो जाता है। चलिए, तो ये चीज आई होप कि सबको क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं, देखो अगर तुम्हें ना बेसिक से सोचो क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। जैसे चलो क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे मैं, दो बल्ब है, दोनों को सीरीज में लगा दिया मैंने, और सीरीज में लगा दिया मैंने 500 वोल्ट पोटेंशियल से। पहले बल्ब की पावर रेटिंग क्या थी, उसकी थी 100 वॉट एट 200 वोल्ट। दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग थी 200 वॉट एट 400 वोल्ट। देखो दोनों बल्ब की पावर रेटिंग दे दी है मैंने आपको, और टोटल पोटेंशियल क्या लगाया दे दिया है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, पहली चीज पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब एंड टोटल पावर। दोनों बल्ब अपनी अपनी क्या पावर कंज्यूम कर रहे हो और टोटल पावर क्या आएगी, बताइए। पहली चीज तो ये पूछिए, बताइए।
चलिए पहला पार्ट तो मैंने पूछा है कि पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब एंड टोटल पावर, दोनों इंडिविजुअली कितनी कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं और टोटल पावर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बताइए। चलो आंसर भी आया सुमित का मेरे पास। सुमित ये क्या आंसर है, किस चीज का आंसर है? ये बल्ब P1 मान लो या P2 मान लो, ये बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, तो किसकी पावर बता रहे हो, क्या टोटल बता रहे हो, क्या बता रहे हो, टोटल बता रहे हो कि एक बल्ब की बता रहे हो, क्या है ये? टोटल सर। टोटल। चलो चेक करते हैं अपन। जिसका फर्स्ट हो गया दूसरा ऐड करो। दूसरे पार्ट में लिखा है इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड which bulb is likely to fuse first, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा? सुमित के अलावा किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक तो आंसर आ भी जाना चाहिए था। विकास का भी आंसर आया एक, ठीक है, और भी आ रहे देखते हैं अपन। चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो हमें डाटा जब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे लिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमको सब तो बता रखा है क्वेश्चन में, डाटा दिया है। पहले बल्ब की पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग दी है, तो उसका रेजिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब R1 हो जाएगा V का स्क्वायर, उस पे जो वोल्टेज लिखा है उसका स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 40,000 बाय 100, तो आ गया 400 ओम। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस 400 ओम है, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस 400 वोल्ट का स्क्वायर और उसका पावर रेटिंग, तो दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है 800 ओम। साफ साफ दिख रहा है 200 और 400 400 और 800 ओम के रेजिस्टेंस है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों को सम कर दो 1200 ओम। अब कंबाइंड पावर क्या कंज्यूम करेंगे, कंबाइंड वोल्टेज क्या है 500 वोल्ट, तो पावर क्या कंज्यूम होती है V स्क्वायर बाय R, V का स्क्वायर करो बाय R कर दो, ठीक है। V का स्क्वायर कितना आएगा 25, 4 टाइम्स 0 अपॉन 1200, तो डिवाइड कर लीजिए बस 2500 by 12, you can divide it by 2, you will get 1250 by 6, फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लेता पहले ज्यादा बेटर रहता, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 by 3, you can further divide it by 3, so ऐसा कुछ आ रहा है 208.33, यही आएगा ना? यस सर। तो इतना टोटल पावर कंज्यूम हो रहा है, तो इसका कई बच्चों ने आंसर ही गलत दिया था टोटल पावर का। तो पहले तो ये समझ लीजिए मैंने कैसे करा है, बहुत आसान था, दोनों का रेजिस्टेंस निकाला मैंने, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला लगा लिया, हो गया क्वेश्चन। अब मुझे अकेले अकेले पावर निकालना है, तो वो कैसे निकालूं मैं, इंडिविजुअल बल्ब की पावर, पहले बल्ब की पावर निकालना है तो उसका मुझे रेजिस्टेंस पता है, तो मैं एक काम करता हूँ करंट निकाल लेता हूँ, टोटल करंट आ जाएगा 500 अपॉन रेजिस्टेंस,
करंट आ गया मेरे पास यहाँ पे 500 अपॉन रेजिस्टेंस, तो आ गया 5/12। अब टोटल, अब करंट मुझे पता है तो आई स्क्वायर बाय आर से इंडिविजुअल पावर लिख सकता हूँ। पहले बल्ब की पावर जो होगी P1 डैश, उसको लिखूंगा, उसका आई का क्या दे रहा है 5/12 का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस वो 400 है। ऐसे दूसरे बल्ब की पावर लिखना है तो वही करंट का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस। चलो आया क्वेश्चन ये? यस सर। मुझे आंसर सही किस किस का दिखा? चलो सुमित का आंसर बहुत जल्दी आ गया था पर गलत दिया सुमित। विकास का आंसर गलत है। पावर P1 का आंसर में, चलो कमलेश का आंसर 25/18 ये भी गलत लग रहा है मेरे को। मैक्सिमम बच्चों को तो मुझे गलत लग रहा है। अब आप बताइए कि क्या गलती करी आपने, अपनी अपनी गलती जल्दी शेयर करो। सुमित स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फटाफट बताओ क्या गलती करी आपने। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। क्या कैलकुलेशन गलती करी? सर एक 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ठीक है, क्या आपने क्वेश्चन में देख लिया था कि मैंने जो वोल्टेज रेटिंग दी है वो अलग अलग दी है और ये वोल्टेज भी अलग दिया है? जो मैंने इधर थ्योरी पढ़ाई थी वैसा क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने, तो मैंने तो अलग ही क्वेश्चन दे दिया। ये ध्यान दिया था? यस सर। हाँ ठीक है, सभी बच्चे इसमें ध्यान देने की जरूरत थी कि मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया था, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वैसा नहीं दिया था। पर करना तो आसान है ना भाई, रेजिस्टेंस निकालने में क्या समस्या है? टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 20 को बाहर टोटल के लिए लगा सकते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने में बहुत आसान होता है ये सब। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। चलो वर्षा, आंसर क्यों नहीं आया था जल्दी? सर वो मैंने रेजिस्टेंस को 200 होम ले लिया था फर्स्ट वाले को सर। वो ले कैसे लिया मतलब? सर वो 200 इंटू 200/100 किया था, तो हाँ। फिर वो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई सर, तो वो सारी कैलकुलेशन 200 ओम के अकॉर्डिंग आ गई थी। 1000 टोटल रेजिस्टेंस आ गया था। चलो ठीक है, कैलकुलेशन की सिली सिली गलतियां है ना। चलो अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड व्हिच बल्ब इज लाइकली टू फ्यूज फर्स्ट? अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा, ये पूछना। अब फ्यूज कब होता है बल्ब, ये थोड़ा बता देता हूँ। हर बल्ब पे जो पावर रेटिंग लिखी रहती है ना, वो उसकी सेफ पावर रेटिंग लिखी रहती है। जैसे इस बल्ब पे लिखा है 100 वॉट, इसका मतलब है 100 वॉट तक है ना सेफली काम करेगा। इस पे लिखा है 200 वॉट, इसका मतलब है 200 वॉट तक सेफली काम करेगा। अगर आप इसमें 200 वॉट से भी ज्यादा पावर कंज्यूम कराओगे तो हो सकता है फ्यूज हो जाए। अभी तो मिलकर मिलकर 208 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, मिलकर 208 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तो फ्यूज नहीं होने वाले क्वेश्चन में। जब मतलब अकेले अकेले ही मतलब जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो देखिए इनकी पावर से कम आएगी, निकालेंगे तो इससे कम आएगी। तो अभी तो फ्यूज नहीं होने वाले, पर जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्वेश्चन में बोला है वोल्टेज बढ़ाया ये, तो कौन पहले फ्यूज होगा ये बताना है। बताइए कौन पहले फ्यूज होगा? अमन का आंसर आ गया टुगेदर। अमन चेक करो अच्छे से, जल्दबाजी मत करो। फ्यूज कब होंगे? जब जो पावर लिखी है उससे ज्यादा कंज्यूम होने लग जाए तो फ्यूज हो सकता है बल्ब। ट्राई करिए सेकंड पार्ट। अगर मैं अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊं तो बताना है आपको कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो सकता है। कैसे करेंगे? देखिए अभी जस्ट बताया मैंने कि अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाने पर इन दोनों की वोल्टेज जो होगी वो बढ़ेगी। आपको देखना है कि कब दोनों अपनी अपनी रेटिंग से ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाले हैं। तो अप्लाइड पोटेंशियल एक तो बदलना है तो उसे वेरिएबल मान लो ये V लगा दिया था। अगर ये V लगाया तो यहाँ करंट आ जाएगा V/1200। भाई रेजिस्टेंस थोड़ी बदला, करंट आ जाएगा V/1200। V/1200 का करंट है तो दोनों की आप पावर निकाल सकते हो कितनी कंज्यूम होगी। पहला बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा P1 डैश, वो आ जाएगा I का स्क्वायर V/1200 का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस 400। दूसरा बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा वो आ जाएगा सिमिलरली I का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस विच इज 800।
अब पहले बल्ब की जो पावर कंज्यूम है वो आप चाहते हो 100 से कम रहे, दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग आप चाहते हो 200 से कम रहे, समझे? अब दोनों की पावर रेटिंग जो लिखी हुई पावर है 100 और 200 से कम होना चाहिए। इसके लिए आप आसानी से देखो V निकाल सकते हो, पहले बल्ब के लिए और दूसरे बल्ब के लिए V निकाल सकते हो। V निकल गया तो आपको पता चल गया कि किस वोल्टेज पे फ्यूज होने वाले हैं। आप देखिए दोनों इक्वेशंस को, और अमन मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है, क्योंकि आप अगर सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो ये यहाँ पे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों एक साथ ही कंज्यूम होने वाले, दोनों तरफ दोनों इक्वेशन ही एक जैसी है, तो वोल्टेज सेम ही आएगा दोनों से। बाय फर्स्ट इक्वेशन मैं अगर इसे सॉल्व करूं, ये 400 को डिवाइड कर देते तो V by 1200 should be less than 100 by 400 1 by 4, रूट ले लिया 1 by 2, तो V should be less than 600 आ जाएगा पहली इक्वेशन से, और ऐसे दूसरे से निकालोगे तो भी 600 आ रहा है। अगर दोनों को फ्यूज नहीं होना है तो वोल्टेज 600 से कम होना चाहिए। जैसे वोल्टेज 600 होगा दोनों फ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पर अब मैंने निकाल लिया दोनों से सेम आ रहा है तो आंसर 600 दे देंगे। मान लो कि पहली इक्वेशन से 500 से कम आता और दूसरी से 600 आता, तो अपन 500 दे देंगे आंसर, क्योंकि जो कम पोटेंशियल होगा वही आंसर देंगे, क्योंकि एक जो पोटेंशियल कम लगाया उसको पहला बल्ब ही फ्यूज हो जाएगा, समझे? जब कोई वोल्टेज से पहला बल्ब ही फ्यूज हो जाएगा तो दूसरे का कोई सेंस ही नहीं, फिर तो जो वोल्टेज की कम रेटिंग है वो आंसर देंगे। समझ में आएगा क्वेश्चन ये कैसे करा? बहुत बढ़िया। सर हमें वोल्टेज बताना है कि बल्ब बताना है कौन सा फ्यूज होगा? हाँ, यहाँ पे तो बल्ब बताना है कौन सा फ्यूज होगा। तो वोल्टेज की रेटिंग दोनों की बराबर आ गई तो दोनों एक साथ होंगे। किसी की कम आती, जैसे पहले बल्ब के लिए मान लो वोल्टेज की रेटिंग कम आती, जो पहले बल्ब के लिए वोल्टेज की रेटिंग आई है 600, मान लेते वो कम आती तो पहले फ्यूज होगा वो, जिसकी वोल्टेज की रेटिंग कम वो पहले फ्यूज होगा, ठीक है? यस सर। तो ये क्लियर है क्वेश्चन? अच्छे से देख लो, कुछ भी पूछना है क्या इसमें? सब बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे, मतलब क्लियर है। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे वोल्टेज की रेटिंग देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की है, मतलब कि वो फ्यूज हो सकता है एक बड़े वोल्टेज लगाने पे। यहाँ पे बल्ब की बताई मैंने कि बल्ब को इससे ज्यादा पोटेंशियल जो वोल्टेज है इससे ज्यादा कंज्यूम होगी तो बल्ब फ्यूज हो सकता है। ऐसे ही हर अप्लायंस में होता है ना, हर अप्लायंस की एक सेफ वर्किंग की रेंज होती है, हर अप्लायंस को ज्यादा पावर से खराब हो सकता है वो। तो ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा अपन ने बल्ब के लिए, ये हर अप्लायंस के लिए हो सकता है, ठीक है? आपको याद रखना है कि भाई किसी रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही लॉजिक हो सकता है, किसी टीवी के लिए भी ऐसे ही लॉजिक हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो ये अपन ने पावर रेटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट देखे। अब अपन आगे बढ़ते। घरों में एक चीज लगी होती है फ्यूज। घरों में जनरली शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो या शॉर्ट सर्किट के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उसको बचाने के लिए फ्यूज लगाते हैं। आपने सुना है फ्यूज के बारे में कभी कुछ? यस सर, उसमें जो वायर है वो मतलब जल्दी पिघल। हाँ, इससे क्या होता है बेटा? सर सर्किट बंद हो जाता है पूरा। उससे क्या होता है? सर करंट बहना बंद हो जाता है, और अगर कोई आगे अप्लायंस होगा तो वो बच जाएगा। बिल्कुल सही है ना? तो पूरा जो फ्यूज का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं अपन, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन को समझना है फ्यूज। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि घरों में ना पैरेलल में सारी चीजें जुड़ी रहती है। जैसे घर में जो बिजली का पोल है उससे दो वायर आ गए, बिजली के पोल से दो वायर आ गए, ये बिजली के पोल से दो वायर आ गए। अब तुम्हारे पूरे घर के अप्लायंसेस इनके बीच में जुड़े रहते हैं। ये लगा दिया तुमने स्विच, स्विच का है सिंबल बना देते हैं ये, और तुमने सपोज लगा दिया टीवी, फिर तुमने लगाया एक और स्विच, फिर तुमने लगा दिया यहाँ पे सपोज फ्रिज। इससे तुमने सारे अप्लायंसेस लगा दिए। तो घरों में जितने अप्लायंसेस होते सब पैरेलल में जुड़े रहते हैं, और घरों में जो बिजली का पोल होता है वहां से तो वायर इस तरह से आते हैं। अब हमारे जितने अप्लायंसेस है वो जब ऑन होंगे तो वो सब अपना अपना करंट कंज्यूम करते हैं, वो सब यहाँ से करंट कंज्यूम करते हैं। उस करंट की वजह से इस मेन वायर्स में करंट फ्लो आता है। हम अगर कोई अप्लायंस मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस जीरो जैसा हो गया, और रेजिस्टेंस जीरो जैसा हो गया, अगर उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट क्या आएगा? करंट होता है V/R। अब R ही जीरो हो गया तो इनफाइनाइट आएगा करंट, ठीक है?
तो इनफाइनाइट करंट इन तारों से आएगा और ये तार फिर खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो पूरे घर की वायरिंग जो हो सकती है वो खराब हो सकती है। उसे बचाने के लिए हम क्या करते, जो वायर्स आ रहे होते हैं ना घरों में, उनके अंदर है ना बीच में एक है ना छोटा सा ऐसा एक वायर लगाते हैं। जो घरों में वायर आते हैं उनमें छोटा सा बीच में एक वायर लगाते हैं जिसकी एक करंट की रेटिंग होती है। जैसे इसमें कुछ करंट की रेटिंग है, मान लीजिए 10 एम्पियर की रेटिंग है, तो 10 एम्पियर से बड़े करंट पे ये क्या होगा, गल जाएगा। 10 एम्पियर से बड़े करंट पे क्या होगा, ये पिघल जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। हम बीच में ऐसा तार लगा देते हैं बीच में जिसकी कुछ करंट की रेटिंग हो। अब घर में पहले कैलकुलेट कर लो कि सारे अप्लायंस जब चलेंगे तो कितना करंट आएगा, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हर एक के पावर रेटिंग होती है, हर एक की वोल्टेज रेटिंग होती है, तो आप हर एक ने कितनी कंज्यूम करी करंट वो कैलकुलेट कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा कि टोटल कितना करंट आ सकता है घर में, वो कैलकुलेट कर लो और उससे थोड़ा सा बड़ा रेटिंग का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो। इससे क्या होगा, कोई अप्लायंस मान लीजिए शॉर्ट हुआ तो वो अचानक ज्यादा करंट लेगा, तो अचानक ज्यादा करंट लेने से ये फ्यूज पहले पिघल जाएगा और पूरे घर की वायरिंग बच जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट फ्यूज का? यस सर। है ना, फ्यूज पे रेटिंग होती है करंट की, और अगर उस करंट से ज्यादा करंट फ्यूज में कंज्यूम होने लगे, थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, तो फ्यूज वायर वहां पे पिघल जाता है, वो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेल्ट हुआ तो सर्किट ही डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरे घर की वायरिंग बच सकती है। चलो, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है फ्यूज का। अब फ्यूज पिघलता क्यों है, थोड़ा इस चीज पे आते हैं अपन। व्हाई फ्यूज मेल्ट्स? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बेसिकली एक वायर है। फ्यूज बेसिकली एक वायर होता है जिसमें अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, हर वायर में जब करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट डेवलप होती है। ठीक है, हीट कितनी डेवलप होती है? रेट ऑफ हीट जनरेशन, वो क्या होता है? सही, वो होता है इसमें फ्लो करने वाले करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रो एल बाय ए, अगर इसकी लेंथ एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ए है तो आप लिख सकते हो रो एल बाय, और एरिया क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो रेडियस के टर्म में। तो रजिस्टर में जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है वो ये होगी। ठीक है, रेट ऑफ हीट जनरेशन का मतलब होता है पर सेकंड कितनी हीट जनरेट होगी ये। अब रजिस्टर में जो हीट जनरेट होती है वो उसकी सरफेस से रेडिएशन के फॉर्म में बाहर इमिट भी होती है। रजिस्टर में जो भी हीट बनी उसकी सरफेस से ये रेडिएशन के फॉर्म में बाहर इमिट भी होती है। इट रेडिएट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ रजिस्टर। रेडिएशन का जो रेट होता है, ये समझ रहे हो, रेडिएशन होता है, ये समझ में आया नहीं आया? रेडिएशन याद है आपको? हाँ बोलो। हीट के फॉर्म में निकल रही है ना सर? हाँ, हीट, रेडिएशन बेसिकली हीट ही होता है। रेडिएशन 11th क्लास में पढ़ाते हैं। किसी भी बॉडी का अपना टेम्परेचर की वजह से वो कुछ ईएम वेव्स इमिट करती है, जो वो ईएम वेव्स इमिट करती है उसकी वजह से बॉडी से हीट बाहर जाती है। तो हीट का कुछ रेट से बाहर जा रही है, कुछ रेट से हीट बाहर जा रही है। और जो रेडिएशन का रेट होता है ना, हीट बाहर जाने का रेट, वो अगर मैं लिखूं dq by dt, वो होता है सिग्मा इमिसिविटी एरिया, सरफेस का जो भी एरिया रहेगा, इंटू टी की पावर 4। सरफेस का एरिया क्या लिखेंगे, किस सरफेस से हीट बाहर जा रही है वो जरा देखो अच्छे से। पे सरफेस एरिया सर। मुझे एरिया क्या लिखना चाहिए? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल। बिल्कुल सही। और जो भी इसका टेम्परेचर उसकी पावर 4 लिखना चाहिए, है ना भाई। इस रेट से रजिस्टर में हीट जनरेट हो रही है और इस रेट से उससे हीट बाहर जा रही है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो मुझे दोनों बराबर दिखना चाहिए ना। भाई अगर उसका टेम्परेचर अब बढ़ नहीं रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जिस रेट से हीट बनी उसी रेट से बाहर जाना चाहिए। जिस रेट से हीट बनी यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर होना चाहिए था, उससे बाहर जाना चाहिए, है ना। तो आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखो यहाँ निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आने वाला है। ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आने वाला है? अगर ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तब पिघलेगा। इसको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए देखो यहाँ पे कौन सी चीज बदल सकते हैं, करंट। जितना करंट बढ़ाते जाएंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चेंज होगा। नियर मेल्टिंग पॉइंट
नियर मेल्टिंग पॉइंट। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब करंट तो निकाल सकते हो, देखो अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया तो करंट का स्क्वायर वो आ जाएगा। देखिए एल से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये लेंथ का एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे रो नीचे भेज देना, पाई ऊपर भेज दो, तो सिग्मा ई 2 पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर की पावर 3, एक एल से एल कैंसिल हो गया है, नीचे वहां रो आ जाएगा और टेम्परेचर जो मेल्टिंग वाला है उसकी पावर 4 हो जाएगी। तो करंट का स्क्वायर मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जो करंट चाहिए उसका स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। देखो मतलब कोई वायर लिया, हर वायर का मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, वो तो वायर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। वायर की रेडियस जितनी ज्यादा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है करंट का स्क्वायर। मतलब आपने अगर जो फ्यूज वायर है उसको मोटा लिया, उसकी रेडियस बढ़ा ली, तो करंट किस तरह से बदलेगा तुम्हें इक्वेशन बता सकती है समझ में? फ्यूज वायर की रेडियस और फ्यूज वायर की करंट रेटिंग का रिलेशन क्या है वो समझ में आ रहा है? बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो घरों में अपन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए फ्यूज वायर लगाते हैं उसकी करंट रेटिंग और उसकी रेडियस का रिलेशन है। अब इससे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके बन सकते हैं कि कोई फ्यूज वायर है उसकी रेडियस को डबल कर दिया तो उसकी करंट रेटिंग का क्या होगा? रेडियस को डबल कर दिया देखो तो यहाँ पे आई स्क्वायर 8 टाइम हो जाएगा, मतलब आई 2√2 टाइम हो जाएगा, तो आप बता सकते हो कि करंट रेटिंग क्या होगी उसकी। ठीक है, फीडबैक Yes, दिया sir. करिए, आपको आया नहीं आया बताया करिए फटाफट। ठीक है, आप लोग मैं बार बार पूछते रहता हूँ, चुपचाप बैठे रहते हो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सब देख लो अच्छे से, क्या सबको क्लियर? सुमित आपको क्लियर? यस सर। यस। फिर वीवो 1610, एक बच्चे का नाम है वीवो 1610, वीवो आपको क्लियर? क्यों वीवो आपको क्लियर? यस सर। अपने नाम क्यों नहीं सही कर लेते हो? इसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, अपने आप को रीनेम कर सकते हो, अपना नाम सही कर लो यार। अच्छा थोड़ी लग रहा है वीवो 1610। मारा तो रीसेट हो गया वो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो देखिए फ्यूज बार का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा अभी क्या होता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इतनी चीजें हमको अभी फिलहाल समझना थी। सर थोड़ा सा नोट करना है, इस साइड वाला रफ मत करना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर? प्लीज कीप योर माइक ऑफ। ना अब हम आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। यस सर नोटेड। गुड, अब आप रेस अटेम्प्ट कर लीजिएगा। रेस नंबर आई थिंक 3 तक तो हो चुकी थी, रेस 4 भी हो जाएगी आपसे अब, तो रेस 4 करिएगा आप बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसे। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ विल स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या, हम जो भी हमारे सर्किट्स होते हैं उसमें पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, करंट मेजर करना चाहते हैं, इसके लिए हम अमीटर्स वोल्टमीटर ये सब यूज करते हैं। तो ये सब कैसे काम करते हैं अब इनके बारे में समझेंगे अपन, अमीटर वोल्टमीटर कैसे काम करते हैं। उन सबको समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इससे सारी चीज बन रही होती है। तो गैल्वेनोमीटर हमें सबसे पहले चीज समझना पड़ेगी। हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से दिखाते हैं, ये होता है उसका सिंबल सर्किट में सिंबल। गैल्वेनोमीटर के क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर होता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर देखेंगे तो आपको है ना जो पुराने जो गैल्वेनोमीटर्स होते थे उनमें नीडल जैसी दिखेगी, और यहाँ पे एक स्केल होगी, स्केल पे बीच में 0, फिर 1 2 3 सब दोनों तरफ लिखा रहता है, दोनों तरफ लिखा रहता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं जिससे आप वायर्स को जोड़ सकते हैं।
अब एक तरफ लिखा रहता है प्लस, एक तरफ माइनस टर्मिनल। अगर करंट प्लस टर्मिनल से अंदर आए और माइनस से बाहर निकले, करंट ऐसा फ्लो कर रहा हो, तो नीडल प्लस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और करंट उल्टा जाए अगर, तो नीडल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर में हमें ये भी समझ में आ जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये भी समझ में आता है, प्लस करंट कितना है उसकी वैल्यू यहाँ दिख जाएगी हमको। दिस इज वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में स्केल होती है, इसमें करंट फ्लो करा दो तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इससे वो पता चल जाता है, और डायरेक्शन भी समझ में आ जाती है। गुड, तो क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। है ना? यस सर। चलो, अब फिर गैल्वेनोमीटर करंट ही मेजर करता है, तो इसे क्यों नहीं यूज करते हम सर्किट में, हम अमीटर अलग से क्यों लगाते हैं? प्रॉब्लम है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। गैल्वेनोमीटर की जो रेंज होती है ना, वो बहुत कम होती है, स्मॉल रेंज। रेंज स्मॉल का मतलब क्या होता है कि ये ना बहुत छोटे से करंट को मेजर कर पाता है, मतलब कि 0 से लेके मान लीजिए 2 मिली एम्पियर, 0 से 2 मिली एम्पियर, बस ऐसी छोटी छोटी सी रेंज होती है। और हमारे जो सर्किट होते हैं उसमें वोल्टेज, उसमें करंट की बड़ी बड़ी रेंज होती है, करंट वहां 0 से लेके 10-10 एम्पियर तक का करंट हो सकता है, तो इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक इसमें अच्छाई भी है कि बहुत सेंसिटिव होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत छोटा सा भी करंट का वेरिएशन होगा ना तो पता कर लेगा। तो जहां हमको बहुत छोटे छोटे करंट पता करना हो वहां गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं गैल्वेनोमीटर यूज करूंगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट भी होगा तो उसे सेंस कर लेगा, समझे? तो जहां मुझे करंट बस है या नहीं ये पता करना है वहां पर ये यूज करो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत छोटे से भी करंट को अच्छे से बता देगा कि हाँ करंट है, तो वहां बहुत काम की चीज अपने लिए है। पर अब बड़ी करंट की रेंज को मेजर करना है तब तो कोई काम का नहीं है, ठीक है? तब अपन क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना लेते हैं। जब हमें बड़ी रेंज का करंट मेजर करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके एमीटर बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और चीजें समझते हैं अपन। हर गैल्वेनोमीटर में जो करंट की मैक्सिमम रेंज होती है ना, मैक्सिमम एक रेंज होती है उसके अंदर, तो उसको चलो आईजी बोल दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सपोज मैक्सिमम रेंज जो गैल्वेनोमीटर की वो आईजी, तो आईजी करंट अगर इससे भेजोगे तो ये जो नीडल है वो एकदम कॉर्नर तक आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज जो होगी भाई, पूरा जो करंट ये मेजर कर सकता है उतना मेजर हो रहा है, तो वो आईजी। जो मैक्सिमम यहाँ करंट लिखा हुआ है वो आईजी है, तो इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं। स्केल पे पूरा डिफ्लेक्शन वाला करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो रेंज है इसकी, इसमें पूरी स्केल पे जो मैक्सिमम करंट है वहां तक आने के लिए क्या करंट चाहिए, तो आईजी इसका मतलब इसकी रेंज होती है। जो ये मैं बोल रहा था ना स्मॉल रेंज, तो ये रेंज स्मॉल का मतलब क्या है कि ये आईजी छोटा है, 0 से लेके बस आईजी तक का करंट है और आईजी छोटा है, बट ये वेरी सेंसिटिव होता है। चलो, अच्छा गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है, उसके अंदर आपने तो 12th क्लास पढ़ी है, आपने एमईसी चैप्टर भी पढ़ा होगा, सबको पता ही होगा इसके अंदर एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है। सिलिंड्रिकल, तो हमारे पास मैग्नेट्स होती है जिसके बीच में हम एक सिलिंड्रिकल कोर डालते हैं, उस पर सॉफ्ट आयरन यस कोर सर, लगाते हैं। मूविंग कॉइल हाँ, गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल करंट पढ़ा है आपने, है ना? बिल्कुल सही। तो इसके अंदर है ना कॉइल भी होती है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी होता है, इसके अंदर एक छोटा रेजिस्टेंस भी होता है। चलो, तो ये अपने गैल्वेनोमीटर के बारे में सब चीज पढ़ ली। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, बहुत छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेता है, पर प्रॉब्लम क्या है, इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, बहुत सेंसिटिव होता है लेकिन डिवाइस ये, और इसके अंदर छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? ये सब इसकी प्रॉपर्टी पड़ी, और इसके अंदर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जो इसमें मैक्सिमम रेंज है, उसको मैंने आईजी बोल दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम है कि इसको जब बड़ा करंट मेजर करना हो तब हम यूज नहीं कर पाते, वहां हम यूज करते फिर अमीटर। तो अमीटर कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अपन दूसरा डिवाइस पढ़ रहे हैं, अमीटर। अमीटर क्या होता है, ये बड़े बड़े करंट की रेंज को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है? इसकी रेंज लार्ज होती है, अमीटर है लार्ज रेंज। अमीटर की खासियत ये है कि उसकी रेंज बड़ी है। और क्या खासियत है, इसका छोटा रेजिस्टेंस होता है इसमें भी,
इट ऑल्सो ए स्मॉल रेजिस्टेंस। इनफैक्ट ये जो अपना गैल्वेनोमीटर है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस हो सकता है इसका, ठीक है। बट इसमें कुछ एरर क्रिएट होती है, थोड़ा सा एरर, उतनी सेंसिटिविटी नहीं रहती जितना गैल्वेनोमीटर की है, लेसर सेंसिटिविटी देन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए जब हमको एकदम जीरो के आसपास करंट मेजर करना हो तो अब अपन एमीटर यूज नहीं करेंगे, तब इसका कोई काम नहीं है, ज्यादा एरर देगा। चलिए ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब बनाते कैसे इसे, ये कैसे बनाते हैं? आपने एमीटर, आपने गैल्वेनोमीटर तो पढ़ा होगा एमएससी में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाते हैं, पर एमीटर कैसे बनाते हैं ये समझते हैं अपन। तो एमीटर बनाते हैं यूजिंग, इट इज क्रिएटेड यूजिंग गैल्वेनोमीटर। इसे गैल्वेनोमीटर यूज करके ही बनाते हैं हम, एक गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? यूजिंग शंट, शंट लगा के अपन गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है शंट का, समझते हैं। देखिए, किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो, इसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो, बस ये जो नीचे जो रेजिस्टेंस लगाया उसे बोलते हैं शंट। इसको मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट करा मैंने, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल जी था। स्मॉल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। ये लिख देता हूं मैं, स्मॉल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और एस क्या है? शंट। ठीक है, शंट भी एक रेजिस्टेंस से होता है। तो ये जो चीज बनती है ना, ये कंबाइंड चीज है एमीटर। दिस कंबाइंड थिंग इज एमीटर। दिस कंबाइंड थिंग इज एमीटर। तो आपको समझ में आया एमीटर बनाते कैसे? एमीटर एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा के बनाते हैं। क्या है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इससे एमीटर बना कैसे, इसको, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। भाई रेंज इसकी तो छोटी होती है गैल्वेनोमीटर की, पर ये शंट लगाने से बड़ी रेंज हो जाती है। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, हमारा जो पूरा एमीटर डिवाइस है उसके टर्मिनल्स ये है, यहां से एमीटर के अंदर करंट आ रहा है और यहां से बाहर है। ठीक है, एमीटर में करंट आ रहा है, मान लीजिए यहां से कुछ आई, जस्ट सेकेंड, गया, मान लेते हैं यहां से एमीटर से करंट आ रहा था आई, एमीटर में करंट किसी ने एंटर करा है आई। तो देखिए वो करंट आई जब यहाँ आएगा तो उसे दो ब्रांचेस दिख रही है, एक तो गैल्वेनोमीटर, एक शंट। अच्छा, दोनों में रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर में जी है, शंट में एस है। तो यहाँ से कुछ करंट तो गैल्वेनोमीटर में जाएगा और कुछ शंट में जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है मान लीजिए स्मॉल आई जा रहा है, तो स्मॉल आई की वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे आप? मुझे स्मॉल आई की वैल्यू बता सकते हो क्या? सर आईजी। आईजी तो गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो आईजी था। यहाँ पर जो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में करंट आ सकता है वो आईजी है। मैं पूछ रहा हूँ स्मॉल आई यहाँ इधर जो टोटल करंट में से यहाँ कितना करंट जाएगा ये बताओ। कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। अरे स्मॉल आई तो, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई तो नीचे जाएगा करंट शंट में। S by R plus S into both. ठीक है, आप सही बोल रहे हो। टोटल करंट आई आया, उसमें से यहाँ कितना जाएगा ये आपको बताना था। और आप ध्यान से देखो, आपको रेजिस्टेंस मैंने दे रखे ना, तो टोटल करंट को पैरेलल में डिवाइड करना है। ये आता है यार आपको, इतना क्यों टाइम लग रहा था? यस सर। हाँ, तो टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है पैरेलल में, तो इनटू एस कर देंगे। यस सर। ठीक है, अब जी एस ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो देखो जो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो टोटल करंट का एक फ्रैक्शन है ना, जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो टोटल करंट का एक फ्रैक्शन है। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. जो करंट गैल्वेनोमीटर गया इट इज अ फ्रैक्शन
और टोटल करंट। अब गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या है, उसमें जो करंट आता है उसकी वैल्यू पता चल जाती है हमें, ये नीडल से जहाँ लिखा रहता है करंट कितना है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया ये तो मेजर्ड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना है, ये पता चल जाएगा, आई पता है आपको। अगर ये रेजिस्टेंस पता हो तो कैपिटल आई भी तो पता चल जाएगा ना, बताओ बोलो। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल आई, उसको मैं बोल सकता हूँ स्मॉल आई इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। अगर आपको गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाला करंट पता है, जो उसकी रीडिंग से पता चल जाएगा, तो आप टोटल करंट भी तो बता सकते हो ना कितना है, क्योंकि एक नंबर है तो मल्टीप्लाई करना है आपको। यस सर। समझे? तो एक्चुअली क्या करा जाता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसकी जो स्केल होती है, उस स्केल में हर जगह पे जो लिखा रहता है ना, उसमें बस ये मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन। जैसे कहीं पे लिखा था 1 मिली एम्पियर और ये नंबर आ रहा है मान लीजिए 1000, मान लीजिए 1000 आ गया, तो 1 मिली एम्पियर इंटू 1000 1 एम्पियर हो जाएगा। तो जहां 1 मिली एम्पियर आ रहा था वहां 1000 वहां 1 एम्पियर लिख देना। तो मतलब जो स्केल होती है ना गैल्वेनोमीटर की, उसको बस बदल दिया जाता है, उसमें जो करंट लिखा था उसमें वो मल्टीप्लाई, ये जी प्लस एस अपॉन एस, ये नंबर जो आएगा ये मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा अमीटर। आ रहा समझ में? रेंज बढ़ गई, आप अब बड़ा बड़ा करंट भी मेजर कर पा रहे हो, जहां पहले 1 मिली एम्पियर करंट था 1 एम्पियर तक जा रहा हो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में एक शंट लगा दो, जो टोटल करंट है उसका कुछ फ्रैक्शन गैल्वेनोमीटर में जाएगा, जो फ्रैक्शन है वो मेजर हो सकता है, इससे टोटल करंट भी पता चल जाएगा। जो ये रेशियो बना जी प्लस एस अपॉन एस, ये नंबर जो आया, ये नंबर क्या है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हर वैल्यू लिख दो, तो आपको एक बड़े करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस मिल गया। दिस इज हाउ अमीटर इज क्रिएटेड, दिस इज हाउ अमीटर इज क्रिएटेड। चलिए अब एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट इसमें कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में, कुछ पूछ लेते हैं अपन से, वो देख लेते हैं। जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो मैक्सिमम जा सकता है आईजी तक, गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट है वो आईजी तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आईजी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ? जो एमीटर की मैक्सिमम रेंज है वो क्या आएगी? रेंज ऑफ एमीटर क्या बोलोगे? IG इंटू जी प्लस एस बाय एस। बिल्कुल सही भाई, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो लिख दो, सिंपल सी बात है ना? तो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट की वैल्यू आईजी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, ये आ गई रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर इस रेंज तक का बन सकता है। अच्छा, रेंज ऑफ एमीटर कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, आपको बोल देंगे कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट इतना आ सकता है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, उसको आपको एमीटर में बनाना है जिसकी रेंज ये होना चाहिए। रेंज ऑफ एमीटर दे दिया आपको, आपको गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट दे दिया, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, तो पूछ लेंगे शंट क्या लगा है, तो निकाल सकते हो क्या इस इक्वेशन से? शंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, है ना? सर आपने स्मॉल आई को ही आईजी से रिप्रेजेंट किया है ना सर? ये जो रेंज ऑफ एमीटर आपने लिखी है, आप मुझे ये बताओ कि एमीटर कैसे बना, तो समझ नहीं आया। एमीटर कैसे बना ये बताओ। सर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को हमने लगाया, उसे शंट कहा उससे। ठीक है, उससे क्या हुआ? मुझे बताओ कि मुझे बड़ा करंट कैसे मेजर करके मिल रहा है, मुझे बड़ा करंट कैसे मेजर कर पा रहा हूँ मैं? सर जो भी गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है उसे हमने रेजिस्टेंस के इनवर्सली रेशियो जो हमने फाइंड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, उससे क्या हो जाएगा? उससे गैल्वेनोमीटर का करंट मिल जाएगा। अरे वो गैल्वेनोमीटर का करंट तो गैल्वेनोमीटर रीड कर देगा, गैल्वेनोमीटर में Yes, स्केल होती है, ये अपन ये थोड़ी करने बैठते हैं हमेशा। गैल्वेनोमीटर में स्केल होती है, वो स्केल से अपन रीड कर लेते करंट कितना है। yes sir। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर में उसका करंट पता चल जाएगा तो बताओ ये आई करंट कैसे निकाल रहे थे अपन, कैसे निकाल रहे थे अपन आई करंट? कैसे निकाल रहे थे? उसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सर। हाँ, वो मल्टीप्लाई भी नहीं करना था आपको, तो
आपने Yes, जो sir. G प्लस एस अपॉन एस, ये नंबर जो एक बार आएगा ना, ये नंबर देख लो क्या आ रहा है। मान लो ये नंबर आ रहा है 1000, मान लो ये नंबर आ रहा है 100, मान लो ये नंबर आ रहा है 500, जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर से आई को मल्टीप्लाई करके हम स्केल पे ही लिख देते हैं। भाई गैल्वेनोमीटर की स्केल में करंट पता चल रहा है कितना है, तो उस Yes, स्केल sir. में जो करंट की वैल्यू है उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दो ना यहाँ पे, Yes, sir. समझे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो आई जो गैल्वेनोमीटर का करंट है उसमें ये नंबर मल्टीप्लाई करके अपन को एमीटर का करंट मिल गया था। अब ये बताओ इस आई के ऊपर कोई लिमिट थी क्या? गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है उसको कोई लिमिट है क्या? No, sir. अरे क्यों नहीं है? Yes, गैल्वेनोमीटर sir. में एक की पर्टिकुलर, maximum है. Yes, sir. हर IG. गैल्वेनोमीटर की एक रेंज होती है, उससे ज्यादा करंट उसमें नहीं फ्लो कराते, वो खराब हो सकता है। गैल्वेनोमीटर की स्केल में मैक्सिमम करंट की एक लिमिट है। यहाँ पे देखो ना, कॉर्नर पे आके रुक गया ना मैं, एक मैक्सिमम करंट की लिमिट है। Yes, sir. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के करंट की एक लिमिट है, इस आई की एक लिमिट है, तो कैपिटल आई की भी तो लिमिट होगी। Yes, sir. तो कैपिटल आई की लिमिट जो होगी उसको बोला रेंज ऑफ एमीटर। मैक्सिमम करंट जो एमीटर से मेजर हो सकता है, एमीटर की रेंज हो गई, वो क्या हो जाएगा? एमीटर का करंट कैसे पता चल रहा था? स्मॉल आई की वैल्यू इनटू ये नंबर। अब स्मॉल आई की जो लिमिट होगी उससे तो एमीटर की रेंज डिफाइन हो रही होगी। Yes, sir. Clear है, sir. ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम रेंज थी वो आईजी थी, इसलिए एमीटर की मैक्सिमम रेंज ये हो जाएगा आईजी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। आया क्या समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो रेंज ऑफ एमीटर अगर आपको दे दी जाए क्वेश्चन में, आपको बोल दिया कि आपको इतनी रेंज का एमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर जिससे आप एमीटर बना रहे हो, जिस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हो उसकी मैक्सिमम रेंज दे दी जाए आपको, और उसका रेजिस्टेंस दे दिया जाए गैल्वेनोमीटर का, अब वो शंट निकाल सकते हो जो आपको लगाना चाहिए। इस एक्सप्रेशन से आप शंट निकाल सकते हो। तो शंट की वैल्यू अगर निकालो तो आ जाता है G इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में ऑफ रेंज आई, तो आपको क्या शंट लगाना चाहिए उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका आ गया? टू फाइंड शंट required to convert galvanometer of range IG, resistance G into ammeter of range I। अगर आपको एक आई करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है जिसमें मैक्सिमम करंट आप आई मेजर कर सकते हो, उसका आपको एमीटर बनाना है यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर जिसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है आईजी और उसका रेजिस्टेंस है जी, आपको जो शंट लगाना चाहिए उसका रिजल्ट ही आ जाता है। समझे? इतना शंट लगा दोगे तो आईजी रेंज का जो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है वो कैपिटल आई रेंज का एमीटर बन जाएगा। ये कैसे निकाला मैंने यहाँ पर कैपिटल आई लिखा और एस की वैल्यू निकाल ली, इसको सॉल्व कर, आप भी चेक कर सकते हो, ये आएगा। सर पर जब करंट गैल्वेनोमीटर से आईजी फ्लो होगा, हाँ? मतलब टोटल करंट ही आईजी फ्लो होगा, तो शंट तो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे आईजी करंट फ्लो होगा तो शंट से इनफाइनाइट क्यों आएगा? नहीं, टोटल करंट आईजी। टोटल करंट यहाँ पे आईजी होगा तो उसका रेशो डिवाइड होकर दोनों में अलग अलग करंट जाएगा ना बेटा। पर फॉर्मूले इसके जो नीचे आपने फॉर्मूला लिखा है, हाँ, इसके हिसाब से तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो किस चीज का फॉर्मूला है बताओ? इसमें आई क्या है यहाँ पे? आई तो टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना। आई मैंने यहाँ पे इस जगह क्या बोला है, इसको आई नॉट बोल देते, चलो मैक्सिमम रेंज ऑफ एमीटर को चलो आई नॉट बोल दिया, तो ये आई नॉट। ओके सर। मतलब क्या समझ में आया? वो टोटल करंट आई नहीं है। ये आई करंट और वो अलग चीज थी। ठीक है, हाँ बेसिकली है वही। यहाँ पर जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ आईजी करंट आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम करंट आ सकता है आईजी, तो यहाँ का मैक्सिमम करंट जो था उसको मैंने अब आई नॉट बोल दिया। यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा डाउट पूछा आपने, जो भी ऐसी दिक्कत तो पूछना चाहिए अच्छे से, तो और देख लीजिए, कुछ समझ में आया तो पूछ लीजिए। फिर से देख लेते हैं।
एक गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर जो करंट जा सकता है मैक्सिमम वो कैपिटल आईजी। इस गैल्वेनोमीटर में कैपिटल आईजी से ज्यादा करंट नहीं भेज सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट, जिससे क्या हुआ, जिससे अगर बाहर से कुछ करंट भेजा जाएगा तो उसका एक फ्रैक्शन इसमें जाएगा। कितना फ्रैक्शन जाएगा? इतना। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसी इक्वेशन बन गई। तो गैल्वेनोमीटर का करंट अगर पता चल जाए, जो पता चल जाएगा आपको क्योंकि उसमें स्केल होती है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट पता चल गया आपको, तो उसमें बस ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कैपिटल आई मतलब जो एक्सटर्नल करंट था पता चल जाएगा। तो आपको जो मेन करंट आ रहा है आई, वो पता चल सकता है अगर आप गैल्वेनोमीटर के करंट में नंबर मल्टीप्लाई करो। तो जो गैल्वेनोमीटर की स्केल है उसमें बस वो नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको कैपिटल आई पता चल गया, पहली चीज। तो अब दूसरी चीज, गैल्वेनोमीटर की एक लिमिट होती है कि उसमें जो करंट है मैक्सिमम वो आईजी तक जा सकता है। इस करंट की एक लिमिट है, तो इस कैपिटल आई की भी एक लिमिट हो गई, क्योंकि कैपिटल आई से तो स्मॉल आई बना था। जब स्मॉल आई की एक लिमिट है तो कैपिटल आई की भी एक लिमिट हो गई। तो कैपिटल आई की लिमिट हो जाएगी स्मॉल आई की जो भी लिमिट है इनटू ये नंबर। ये आ गया। कैपिटल आई की जो लिमिट है उसको आई नॉट बोल दिया, ये हो गया रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट जो आ सकता है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ एमीटर, वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट इनटू जी प्लस एस अपॉन एस। अच्छा, इस इक्वेशन को अरेंज करके मैंने ऐसे बना दिया, वो आप भी देख सकते हो ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। तो ये काय की इक्वेशन आ गई? ये बता रही है इक्वेशन कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट कितना लगाना है। आपको शंट की वैल्यू की एक इक्वेशन मिल रही है। गैल्वेनोमीटर जिसमें करंट आईजी जा सकता है, जिसका रेजिस्टेंस आईजी है, उसको आई नॉट रेंज का एमीटर बनाना है, तो शंट की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, इसका एक फॉर्मूला आ गया। देख लो अच्छे से। क्या और कोई समस्या इसमें? नो सर। वेरी गुड, अच्छे से सोच लो, हर चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब मुझे ये बताओ कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? बताओ। सर बहुत ज्यादा छोटी आएगी, जब तो बहुत ज्यादा छोटी है। बहुत छोटी आएगी, बिल्कुल सही। कैसे बोल रहे हो आप छोटी आएगी? आप मेरे को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? मुझे मैथमेटिकली प्रूव करके दे सकते हो आप छोटी आएगी? सर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर ये जो i इज इक्वल्स टू आई प्लस अपॉन में जो s है यहाँ पे उधर ऊपर, हाँ हाँ इसके नीचे Yes. वाले में, हाँ यस हाँ सर, अगर शंट की वैल्यू सर 0 को टेंड करेगी हाँ तो उसमें से इनफाइनाइट करंट निकल जाएगा सर। हाँ तो अपने जी को बहुत कम करंट मिलेगा हाँ, उसकी लिमिट के हिसाब से। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मैंने बोला था ना, ये जो नंबर होता है नंबर बड़ा होना चाहिए, जैसे 1000 बताया था। तो ये नंबर बड़ा कब आ सकता है? जब शंट छोटा हो, है ना। G प्लस एस अपॉन एस, ये नंबर बड़ा कब सकता है? जब शंट छोटा हो। ये नंबर क्या है? दिस इज G बाय एस प्लस 1, G बाय एस प्लस 1। G बाय एस बड़ा होना, G बाय एस बड़ा होना चाहिए। G बाय एस कब बड़ा होगा? जब एस छोटा हो। सिंपल सी बात। तो शंट जितना छोटा लगाओगे उतनी ज्यादा रेंज आ जाएगी। शंट रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा एमीटर की रेंज उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा एमीटर का। अब जब आपने एमीटर बना लिया तो इन दोनों का मिलकर कुछ रेजिस्टेंस है ना, ऊपर जी नीचे एस कैसे पैरेलल में। तो ये पूरा जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस क्या दिख रहा होगा हमको? बोलो। रेजिस्टेंस जी ऑफ अपॉन जी एमीटर, प्लस है। जी अपॉन एस प्लस जी। बिल्कुल सही। तो आपसे तो पूछे कि भैया एमीटर बनाने के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, शंट तो यूं तो खुद छोटा होता है और पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके अंदर जो छोटा है उससे भी छोटा ही आता है ना। पैरेलल में जो यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो इनमें से छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है। तो ये समझ में आ गया कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल आने वाला है। एमीटर हैज स्मॉल रेजिस्टेंस, इसलिए कई बार अपन सर्किट में इसका रेजिस्टेंस मानते ही नहीं है, इसको जीरो रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको निग्लेक्ट करके चलते हैं हमेशा। चलो, क्या ये पूरी थ्योरी क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो एमीटर अपन ने पढ़ा अभी कैसे बनता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो पुराना पढ़ाया था हटा के यहाँ कुछ क्वेश्चन देता हूँ।
चलो पहला क्वेश्चन, with what shunt you can convert galvanometer of resistance 1 ohm and range 1 milliampere into ammeter of range 1 ampere. Also calculate resistance of this ammeter. चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। With what shunt you can convert galvanometer of resistance 1 ohm and range 1 milliampere into ammeter of range 1 ampere, and also find the resistance of this ammeter. Sorry, क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं, किसी को पूछ सकते हो आप। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। विथ व्हाट शंट यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, जो जी है वो दिया है 1 ओम, एंड रेंज 1 मिली एम्पियर। इस गैल्वेनोमीटर की रेंज दी है, मतलब इसका मैक्सिमम करंट दिया है, इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो 1 मिली एम्पियर है। अमीटर की रेंज दी है 1 एम्पियर, तो अमीटर की जो रेंज है वो तुम चाहते हो 1 एम्पियर हो जाए, और इसके लिए शंट पूछा। तो साफ साफ ये फॉर्मूला रहा अपने पास, है ना। तो शंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, G विच इज 1 ओम इंटू IG वो है 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I नॉट, आपको 1 एम्पियर चाहिए, माइनस IG वो है 1 मिली एम्पियर। बस इसे सॉल्व करो, ऊपर आएगा 1 मिली, नीचे आएगा 1 एम्पियर माइनस 1 मिली, लगभग लगभग 1 ही रहेगा। तो सॉल्व करके करीब करीब 1 और मिली एम्पियर मतलब 10 पावर माइनस 3 ओम ये आ जाएगा। यस सर। एम्पियर एम्पियर कट पुट के नीचे मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि 1 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर इज लगभग लगभग 1 एम्पियर, इसका डिफरेंस नियरली 1 एम्पियर रहेगा, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। यस ठीक है, चल सकता है। और नहीं, अगर आप ये नहीं चाहते हो ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेना, आप सही से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1000 माइनस यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करा 1, तो आ रहा 1/999 ओम। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो गया, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन ये लगभग लगभग 1/1000 ही तो है, तो 1 मिली ओम्स भी बोल सकते हो, चलेगा। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, देखिए वो छोटा रेजिस्टेंस आया, यस ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा है कि जो अमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो अमीटर का रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है अपने पास, S × G / S + G। ठीक है, अभी S ही बहुत छोटा है तो उसके कंपेयर में G निग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये लगभग रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1 ओम। S के बराबर आ जाएगा लगभग 1 ओम नहीं आएगा। यस सर, यस 10 सर, की पावर 10 - 3। हाँ, तो ये सही सही निकालोगे तो आएगा S विच इज 1/999 इंटू G अपॉन 1 + G, 1 + S विच इज 1/999। अगर आप नीचे एलसीएम वगैरह लेके देखोगे तो नीचे आएगा, ये आ रहा 1/1000, तो ये एग्जैक्टली 1 मिली ओम आ रहा है।
1/1000 ओम आ रहा है। ठीक है, यस चलो, सर। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब देखो ये जो अमीटर बना, इसका काम क्या है? सर्किट में करंट मेजर करना है ना। अमीटर से चाहते हैं क्या हम? सर्किट का करंट मेजर करना। चलो अब छोटी सी चीज समझते देखिए यहाँ पे। तो शंट कितना लगता है ये तो आप पढ़ चुके हो, ये समझ में आ गया आपको कि शंट की वैल्यू कैसे निकालना। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, सर्किट है, मान लेते हैं इसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, सॉरी वो बैटरी लगाई थी 1 वोल्ट की, और जो रेजिस्टेंस था ये आप मान लीजिए कितना है 1 ओम। ठीक है, बताओ इसमें करंट क्या आएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर था। 1 एम्पियर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, मैंने इसमें लगा दिया एमीटर। कौन सा एमीटर? जो यहाँ बनाया, यहाँ जो एमीटर इस क्वेश्चन में बनाया ना, वही एमीटर लगा दिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ एमीटर बनाया वही लगा दिया। तो अब बताओ कि अब क्या आएगी इसकी एमीटर की रीडिंग? 1 एम्पियर ही होगी सर। 1 एम्पियर ही होगी। थोड़ा एग्जैक्ट अगर बताने की कोशिश करो। यू आर करेक्ट, बट आई वांट मोर एग्जैक्ट आंसर। कौन सा 1 एमीटर से कम लगाया? हो जाएगी। हाँ, ये जो एमीटर यहाँ बनाया था ना, वही लगाया मैंने। तो अभी मुझे आंसर मिला कि 1 से कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि जो एमीटर है इसका भी रेजिस्टेंस है। कितना है? 1/1000 ओम। ना वो 10⁻³ ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गया है। देखो आप अगर देखेंगे तो आप सर्किट में टोटल जो करंट आना चाहिए वो आना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस विच इज 1 + 1/1000। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1000/1000 इन 1। इतने एम्पीयर का करंट है। दिस करंट इज स्मॉल, वेरी स्लाइटली लेस देन 1 एम्पीयर। देखो आ रहा है? यस सर। है ना। तो अमीटर लगाया ताकि करंट मेजर करे, लेकिन अमीटर लगाने से करंट थोड़ा सा बदल गया। दिख रहा है क्या? यस सर। कितनी एरर क्रिएट हुई? अमीटर बोल रहा है कि करंट आ रहा है ये, पर असली करंट था 1 एम्पीयर। आपने बताया मुझे यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट था असली, और अमीटर अब यहाँ पे ये मेजर करेगा। अमीटर जो उससे करंट फ्लो होगा वो मेजर करेगा। अमीटर से फ्लो हो रहा है ये वाला करंट, तो अमीटर की मेजरमेंट ये आएगा। अमीटर का करंट का मेजरमेंट ये होगा। तो बताओ परसेंटेज एरर कितनी है? एरर कितनी क्रिएट हुई? एक्चुअल करंट कितना था? 1। मेजर कितना हो रहा है? कितना करंट मेजर हो रहा है? तो एरर कितनी आ रही है? 1/1001 एम्पियर की एरर आ रही है। समझे क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। आप चाहो तो ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगी। रिलेटिव एरर हो जाएगा एरर अपॉन जो एक्चुअल वैल्यू थी। एरर अपॉन जो एक्चुअल वैल्यू थी। रिलेटिव एरर होती है एरर अपॉन जो एक्चुअल करंट था। एरर थी हमारे पास 1/1001 और एक्चुअल करंट था 1, तो डिवाइड करोगे तो 1/1001 ही आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल 1 है। तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा 100/1001%। ऊपर नीचे लगभग 1000 जैसा ले लूं अगर मैं, तो आ रहा है 0.1%। अगर नीचे 1000 ले लिया मैंने तो बताइए समझ में आया कि क्या निकाला मैंने? विदाउट अमीटर सर्किट में जो करंट आने वाला था वो 1 एम्पीयर आने वाला था। अमीटर लगाया, अमीटर का थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से सर्किट में करंट कम हो गया। सर्किट में करंट कम हो गया तो अमीटर की रीडिंग अब थोड़ी कम आ रही होगी। जो एक्चुअल रीडिंग थी वो 1 एम्पीयर होना चाहिए थी, और अमीटर रीड करेगा ये वाला करंट।
अमीटर थोड़ा सा करंट कम रीड कर रहा है, इसका मतलब अमीटर की वजह से कुछ एरर हुई है। कितनी एरर हुई है? जो एक्चुअल करंट था माइनस जो अमीटर की रीडिंग थी, इतनी एरर हुई है। रिलेटिव एरर निकाली तो एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, रिलेटिव एरर आ गई 1/1001, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो 0.1%। अमीटर यहाँ पर 0.1% एरर क्रिएट कर रहा है, जो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि जब अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है जैसे यहाँ पर, तो सर्किट में ज्यादा एरर नहीं करता क्रिएट हो, समझे? यस सर। ठीक है, जब भी अमीटर का रेजिस्टेंस सर्किट के बाकी रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम होगा, तब तक उससे जो एरर क्रिएट होगी बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल एरर क्रिएट करेगा। यस सर। क्या पूरी चीज समझ में आई आपको? यस सर। सर्किट में Yes. अमीटर लगाने से गलती होती है, एरर क्रिएट होती है, पर वो एरर छोटी होती है अगर अमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल हो। ठीक है, चलो यस सर। क्वेश्चन को अगर मैं बदल देता, मैं यहाँ पे मान लो 1000 ओम लगा देता, मैं मान लो यहाँ पे 1000 ओम नहीं, एक काम करते 1/1000 ओम लगा देता, यहाँ पर भी 1/1000 ओम होता, तो क्या होता बताओ? यहाँ पर 1/1000 ओम होता तो क्या होता? सर करंट हाफ हो जाता। नहीं कर पाते। हाँ, फिर क्या होता बताओ? करंट हाफ हो जाता। जहाँ 1/1000 ओम होता तो पहले करंट कितना आता? 1000/1001 एम्पीयर। 1000 एम्पीयर। 1000 एम्पीयर कितना आता? 1000 एम्पीयर। 1000 एम्पीयर। ठीक है, तो क्या ये एमीटर लगा सकते थे? नो सर। नहीं, आंसर होता कि एमीटर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी रेंज क्या निकाली थी अपन ने यहाँ पे? 1 एम्पियर। एम्पीयर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होता कि ये एमीटर यहाँ पे काम ही नहीं करता था, ये होता करेक्ट आंसर, समझे? यस। सर ऐसी कंडीशन में डिवाइस क्या शो करते हैं सर, तब इतना हैवी करंट आ जाता है उनमें? जल जाते डिवाइस, तो क्या करेंगे बेचारे? वो 1 एम्पीयर तक करंट सस्टेन कर सकते हैं, और तुमने 1000 एम्पीयर करंट भेजा उसके अंदर से, तो बेचारा जल जाएगा वो, समझे? यस सर, स्कूल में होता है ना सर ऐसा। हाँ, बच्चे स्कूल में बहुत डिवाइस उड़ाते हैं, बिल्कुल सही। चलो, इसलिए कॉशन मनी भराते हैं बच्चों से वो लोग। हाँ, ओके, चलिए अपना ऑफिशियल टाइम भी अगर ओवर हो चुका है, तो अमीटर में अपन यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अमीटर के अलावा वोल्ट मीटर बनाना भी सीखेंगे। आज हमने गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना सीखा, नेक्स्ट क्लास में गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना भी सीखेंगे। फिर और भी डिवाइसेस होते हैं, वो चीजें देखेंगे, जैसे ओम मीटर कुछ होता है, वो क्या होता है देखेंगे। फिर कुछ और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सबके कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये सब आप पढ़कर आइएगा, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके थैंक यू बच्चों, सर। थैंक यू थैंक यू ऑल सर। ऑफ यू, Thank you, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू।